Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss the topic An Alliance of Democracies with India at its core. तो हमने रिसेंटली देखा कि जो 2024 था वो इलेक्शन ऑफ सुपर इलेक्शन कह सकते हैं कि मतलब उसमें सारी जगह इलेक्शंस ही हो रहे थे। तो बेसिकली अब 2025 को हम ऐसा ईयर देख सकते हैं जिसमें डेमोक्रेसीज आपस में रीग्रुप करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया की पार्टनरशिप भी एक काफ़ी अच्छी रह सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो यूरोपियन यूनियन ट्रेड इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट, तो काफ़ी एफर्ट्स पहले भी लगाए गए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, पर लेकिन उसकी नेगोशिएशंस काफ़ी टाइम से चल भी रही थी पर कोई फाइनलाइजेशन नहीं मिला हमें। तो उसके बाद हम देखते हैं बिग पिक्चर कंसिडरेशंस, तो फोकस ऑन ब्रॉडर जियो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ रादर देन जस्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। हमें सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ सिर्फ ट्रेड नेगोशिएशंस भी नहीं रहना चाहिए, पर हम और भी एरियाज़ जो हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन, फिर स्पेस में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर और भी इंडस्ट्री सेक्टर्स हो सकते हैं। फिर हम देखें जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, तो यूरोपियन यूनियन की जो फ्रस्ट्रेशन है इंडिया के स्टैंड पे, वो क्या है कि मतलब अब चैलेंजेस क्या हैं कि इनकी आपस में कॉपरेशन के, कि जैसे इंडिया का जो स्टैंड है रशिया की इन्वेजन यूक्रेन में, या फिर इंडिया के जो रशिया के साथ डीप टाइज हैं, या फिर इंडिया जैसे चाइना के साथ अपनी राइवलरी भी बैलेंस करता है और ब्रिक्स नेशंस के साथ कॉपरेशन भी। तो यूरोप के कंसर्न है अबाउट इंडियाज ग्रोइंग अलाइनमेंट विद रशिया एंड चाइना। देन कॉमन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, पर यूरोप यूएस और इंडिया के जो मतलब कॉमन कंसर्न्स है वो ये हैं कि रशिया चाइना नो लिमिट्स पार्टनरशिप, तो इसी बेसिस पे अगर वो आपस में कोलैबोरेशन कर लें। डिफेंस एंड ट्रेड, तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस कॉपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, तो यूएस और इंडिया में तो काफ़ी अच्छा डिफेंस कॉपरेशन है। इंडिया जो है वो मेजर डिफेंस पार्टनर है यूएस का। फिर इंडिया जो है वो क्वाड का भी पार्ट है एंड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू एशिया पैसिफिक नाटो। देन यूरोप एंड इंडिया डिफेंस डिस्कशंस, तो उनको भी हमें बढ़ाना चाहिए, आपस में ज़्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो यूरोप जो है वो काफ़ी सुपीरियर डिफेंस टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स दे सकता है इन कंपैरिजन टू रशिया। फिर एक प्रपोज न्यू यूरोप डिफेंस कमिश्नर को अभी भी मतलब प्रपोज है कि यूरोप डिफेंस कमिश्नर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि इंडिया पे विजिट करें। Then technological and innovation alliances. India and Europe are urged to form a trade and technology council reflecting India-US model. अब यूएस और इंडिया जैसे आपस में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है, वैसे भी यूरोप और इंडिया भी कर सकते हैं। तो अब जैसे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, अब इसमें इंडिया जो है वो 57 आउट ऑफ 64 क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे लीड करता है, तो यूरोप को भी इंडिया के साथ अलाई करना चाहिए ताकि वो कॉम्पिटिटिव रह सके। देन एक्शनेबल गोल्स फॉर यूरोप इंडिया कोलैबोरेशन, तो इससे चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, एक कॉमन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डेवलप करा जा सकता है। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, तो यूरोप इंडिया काउंसिल हैज़ been slow to coordinate technological agendas, but practical relationship building is essential, जैसे कि आपस में joint ventures करना रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में, फिर people to people connections बढ़ाना ताकि कल्चर और एजुकेशनल एक्सचेंजेस हों। इन पर्सपेक्टिव, तो इंडिया अब जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब प्रिडिक्टेड है कि, या सोचा जाता है कि वो डिकेड में बन जाएगा, तो यूरोप का जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन करेगा। तो अगर वो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन कर लेता है तो उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए भी सही रहेगा। कंक्लूजन यही है कि इंडिया यूरोप और यूएस को अपना ग्लोबल ऑर्डर जो है वो रीशेप करना चाहिए और आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए। इम्पैक्ट्स ऑफ रुपी वीकनिंग, तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे इंडियन रुपी जो है उसने काफ़ी शार्प डिवैल्यूएशन अगेंस्ट यूएस डॉलर फेस किया है। अब इसमें क्या मतलब रीजंस रहते हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट्स के कारण जो रुपी है उसकी ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि बेसिकली आपकी करेंसी का जो प्राइस है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, तो ये बेसिकली डिमांड सप्लाई डायनामिक्स पे रहता है बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स के अकॉर्डिंग। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स ये क्या होता है कि ये फ्री मार्केट फोर्सेस को अलाउ करता है कि वैल्यू ऑफ करेंसी विदाउट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन डिसाइड किया जाए। देन मैनेज्ड और पेग्ड
regimes. तो सेंट्रल बैंक्स जो है वो इसमें अब वो इन्फ्लुएंस करते हैं करेंसी की वैल्यू थ्रू सेलिंग देयर रिजर्व्स और अदर मैकेनिज्म्स. देन ड्राइवर्स ऑफ रुपी डिप्रिकेशन. तो अब रुपी की जो डिप्रिकेशन है उसके फैक्टर्स क्या रहे? कैपिटल आउटफ्लोज. तो इंक्रीज कैपिटल आउटफ्लोज, कैपिटल मूवमेंट आउट ऑफ इंडिया रिड्यूसेस डिमांड फॉर द रुपी. फिर हायर इम्पोर्ट कॉस्ट तो आएंगे हमारे पास जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे इम्पोर्ट्स, क्योंकि जो रुपी है हमारा वो वीकर हो गया है, तो क्रिटिकल कमोडिटीज़ लाइक ऑयल के भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं. देन आरबीआई की पॉलिसी शिफ्ट्स, रेगुलेटरी शिफ्ट्स अफेक्ट करेंसी स्टेबिलिटी. स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, तो राइजिंग डोमेस्टिक प्राइसेस एंड रियल एक्सचेंज रेट appreciation complicate the recovery of the net exports. We see the exchange rate appreciation and export competitiveness. तो अगर अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ते हैं तो उससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा. फिर फॉरेन करेंसी का जो हाई डिमांड है या फिर लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज है उससे भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिप्रिकेट ही करेगा. तो फ्लक्चुएशंस इन कैपिटल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज डायरेक्टली अफेक्ट करेंसी डिमांड एंड ट्रेड बैलेंस. Structural and economic implications. Episodes of real exchange rate application tend to coincide with weaker एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. तो अब नीर और रीर क्या है? नीर जो है वो होता है बेसिकली नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रीर इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिकली एक कंट्री का दूसरी कंट्री के रिस्पेक्ट में जो एक्सचेंज रेट्स आ रहा है वो. पर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स क्या है कि इंटरनल मार्केट में हमारी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है. तो ये कुछ चार्ट्स हैं, जैसे कि ये वाला चार्ट. So this chart shows the dollar exchange rate in India and this one for near and rear index. Then country wise comparisons, तो हम देखा जाता है कि जिन countries का real exchange rate appreciation है उनको competitive challenges face करने पड़ते हैं while depreciation improved trade balance potentials. तो this is the chart. Then implications of divergence between NEER and REER. तो अगर real exchange rates application है तो अगर नॉमिनल डिप्रिकेशन भी है तो उससे भी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन प्रेशर्स को डिनोट करता है. देन डेप्रिकेशन बेनिफिट्स एक्सपोर्ट्स फॉर मेकिंग देम चीपर इन इंटरनेशनल मार्केट. फिर हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे. एक सेकेंड. जो नीर और रीर है उसमें हम एक और मेन चीज़ हमने क्या देख सकते हैं कि अगर नीर फॉल करता है और रीर राइज करता है तो इसका मतलब है कि अगर हमारा मतलब नीर फॉल कर रहा है उसका मतलब है कि हमारा रुपी वीक है. पर लेकिन जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो इसका मतलब है लेस कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड राइजिंग डोमेस्टिक कॉस्ट. पर यही अगर नीर और रीर दोनों फॉल करते हैं तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है. वहीं अगर ये दोनों राइज करते हैं तो इसका मतलब है रुपी स्ट्रेंथन कर रहा है पर इंडियन गुड्स जो है वो एक्सपेंसिव बन रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे. देन नेक्स्ट इज मार्कअप रेशियोज एंड डोमेस्टिक कॉस्ट. तो मार्कअप क्या होता है? बेसिकली कितना प्रॉफिट मार्जिन कोई भी सेलर रख रहा है, तो उसके रिलेटेड चार्ट था. देन रीसेंट ट्रेंड्स. तो मिड 2010s में क्या था? पॉलिसी चेंजेस सॉ अ शिफ्ट इन एक्सचेंज रेट बिहेवियर मूविंग अवे फ्रॉम डिप्रिकेशन टू स्टेबलाइज कैपिटल इनफ्लोज. Then next is policy questions. Weakening of the rupee raises important policy considerations like managing external account balances, supporting export-led growth with an appropriate exchange rate strategy. नेक्स्ट वी हैव इज पॉलिसी रिकमेंडेशंस. रोल ऑफ आरबीआई. अब आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए करेंसी मार्केट्स में और इंश्योर करना चाहिए अलाइनमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज विद इन्फ्लेशन टारगेट्स. सप्लाई साइड इंटरवेंशंस. तो बूस्टिंग ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटीज, देन रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स फॉर एनर्जी एंड अदर क्रिटिकल सेक्टर्स. Structural reforms, improving trade balance and controlling inflation to stabilize the rupee. कंक्लूजन यही है कि जो रुपी डिप्रिसिएशन है वो रिस्क है और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फॉर इंडियन इकोनॉमी. एक बैलेंस स्ट्रैटेजी जिसमें फिजिकल ट्रेड और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हों वो एसेंशियल है ताकि हम फ्यूचर चैलेंजेस को फेस कर सकें. देन गेट्स इन द स्काई डॉकिंग टेक्नोलॉजी अलाउज इसरो टू थिंक ऑफ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट्स. तो रिसेंटली हमने देखा कि वैसे तो 30 दिसंबर को इसरो ने जब लॉन्च किया था
PSLV C60 मिशन। तो मिशंस का जो प्राइमरी पेलोड था वाज अ पेयर ऑफ सैटेलाइट्स फॉर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमारा इसमें अब क्या लॉन्च एंड डॉकिंग टाइमलाइन, तो हम वैसे ही इन्होंने सोचा गया था कि जो डॉकिंग है वो 7 जनवरी को करा दी जाए, पर फिर पोस्टपोन करनी पड़ी 9 जनवरी को। पर फाइनली जनवरी 16 को हमने मतलब वो जो है फाइनली अचीव कर लिया था। जनवरी 9 को फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ सम सैटेलाइट ड्रिफ्ट। पर सैटेलाइट्स जो अब सक्सेसफुली डॉक हो चुकी हैं, डॉक होने का मतलब है कि दो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को आपस में जॉइन करना और फिर उसके बाद क्या एक्सचेंजेस हो सकते हैं उसको टेस्ट करना आप चाहते हैं हम। तो अब जैसे कि सैटेलाइट्स हमारी भी सक्सेसफुली डॉक्ड हो चुके हैं, तो अब सब्सिक्वेंट टेस्टिंग शुरू हो चुके हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रिक पावर एक्सचेंज कर सकते हैं, उनको अनडॉक और सेपरेट कैसे करेंगे, फिर एक्टिवेट इंडिविजुअल पेलोड्स टू बी डिप्लॉयड ओवर अ 2 year टाइम पीरियड। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जो PSLV C60 था उसने 24 पेलोड्स फ्रॉम वेरियस इसरो सेंटर्स कैरी करे और या फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस टेस्टिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो फोर्थ स्टेज ऑफ द रॉकेट जो था was also deployed as an orbital platform for further experiments। तो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च स्पेस सेंटर्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज टेस्टेड की जर्मिनेशन ऑफ cowpea seeds in space, showcasing public interest in biological experiments in orbit। देन सिग्निफिकेंस ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी, तो अभी इसका हमारे को क्या फ़ायदा रहेगा, हम एक लॉन्गर स्पेस मिशंस कर पाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स इंटरप्लेनेटरी मिशंस विद लार्जर पेलोड कैपेसिटीज। चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन इज हाईलाइटेड। Then ISRO's approach and challenges. ISRO's approach included loading the satellites with extra fuel for multiple docking attempts and continuous data collection. तो early nervousness was evident क्योंकि इसरो ने refrain भी किया from live streaming the docking after 2 failed attempts. Then cost pressures from missions to Mars and potential space mining operational drive the need for in-orbit servicing and resupply technologies। फिर फ्यूचर प्लान्स और विजन्स में भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा डॉकिंग का। इसरो जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी लॉन्च करना चाहता है, तो उसमें भी हमें इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा रहेगा। स्ट्रैटेजिक implications, डॉकिंग टेक्नोलॉजी इज अ गेटवे टू एडवांस स्पेस मिशन सपोर्टिंग एम्बिशियस प्लान्स। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। स्केलेबल स्पेस टेक्नोलॉजीज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग इंडियाज फ्यूचर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। कंक्लूजन यही है कि जो स्पेस DX मिशन है, it marks a milestone for us and it will help us achieving much more. Thank you.